जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपारण सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 790 और स्थान है लखनऊ। दोस्तों, जो रिलेशनशिप होता है वो जिसे हम संबंध कहते हैं, ये रिलेशनशिप ज्ञान और पैसों से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तब आपके संबंध से आपकी स्थिति संभाली जा सकती है। इसलिए हमेशा अपने संबंध यानी कि अपने रिश्ते मजबूती से अच्छी तरह से बनाकर रखिएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपारण। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आज एक बहुत ही विशेष कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है एक पागल भिखारी, एक मां का सच्चा बेटा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जब बुढ़ापे में अकेला ही रहना होता है तो औलाद क्यों पैदा करें, उन्हें क्यों काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर पर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दें। अब क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए, जरा सोचिए इस विषय पर। दोस्तों, ये एक मराठी भाषा की कहानी है, सच्ची कथा है, और जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं हिंदी में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार, जिसका शीर्षक है एक पागल भिखारी, एक मां का सच्चा बेटा। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास ही सहज ही मेरा ध्यान गया एक बुजुर्ग की तरफ, जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनके बैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है, और उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई, उसके करीब ना जाएं डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करता मैं उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वो अपना हाथ फैला रहे थे, वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे। लेकिन मेरा अंदाज फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वो अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर मैं अवाक रह गया। मैं एकदम हैरान था। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओह, कॉन्ट्रैक्ट, कैटरैक्ट। आई हैड कैटरैक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं तो यहां रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूं सर। मैं, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा बाबा। बाबा ने कहा, ओ नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई? सॉरी इफ आई हर्ट यू। हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझकर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा, ओके, चलो हम उधर बैठते हैं।
वरना लोग तुम्हें भी पागल ही कहेंगे। और फिर वो बुजुर्ग हंसने लगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी। हम दोनों वहां जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने बड़ी शालीनता से अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा एक पैर मशीन में फंस गया और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्च किया और बाद में कुछ रकम सौंप भी दी और तब से घर पर बैठा था, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाल दिया, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है और वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी डाल दी। मैं चकराया और बोला, बाबा तो फिर आप यहां इस हालात में कैसे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे मैं तो किस्मत का शिकार हूं। बेटे ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहां रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहां लात मारे वहां पानी निकाल दे। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते हुए बुजुर्ग बोले, लात? कहां और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बाबा की बात सुन मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्षतः मैं बोला, आई मीन बाबा आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूं। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो जाने के कुछ। मैं बोला, तो फिर आप यहां कैसे? बुजुर्ग ने कहा कि डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहां मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालाइज है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूं और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक यहां पर भीख मांगता हूं और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूं। आश्चर्य से मैंने पूछा कि बाबा, अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी मां का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था। उसकी मां ने अपने बेटे जैसे मुझे पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निर्धन हार्ट अटैक में हो गया और जो उसकी 92 साल की मां को मैं अपने साथ अपने घर ले आया, तब से वो हमारे ही साथ रहती है। मैं अवाक था। इस बाबा का तो खुद का भी बुरा हाल है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पांव नहीं, घर बार भी नहीं। जो था वो बेटा बेचकर चल गया और ये आज भी अपने मित्र की मां की ओर देखभाल करते हैं। कैसे जीवट इंसान है। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा, बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था ना, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहां है? लेकिन बाबा, मैंने बोला लेने का ये कौन सा तरीका है भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट गई, ये तो लूट हो गई ना। और अब आपको भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा।
आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपयों में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप यहां आते हो। नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपये में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूं, लेकिन मेरे मित्र की जो मां है ना, उससे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है उनकी। बस 8,000 रुपये में उनकी दवाइयां मैनेज नहीं होती। मैं 2 घंटे यहां बैठता हूं, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाइयां मुझे उधार दे देता है, और यहां 2 घंटों में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूं। मैंने अपलक उन्हें देखा और सोचा कि इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया, और ये खुद किसी की मां की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने कहा, बाबा, किसी दूसरे की मां के लिए आप यहां रोज भीख मांगने आते हो। दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने मुझे बहुत कुछ किया मेरे लिए। अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिल गया है। मैं मुस्कुराया और बोला, और अगर उन्हें पता चल गया कि 5 से 7 आप यहां पे भीख मांगते हैं तो? अरे कैसे पता चलेगा? दोनों तो बिस्तर पर है। मेरी हेल्प के बिना ये करवट तक नहीं बदल पाती, और यहां कहां पता करेंगे आएंगे। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी मां जी को अपनी तरफ से नियमित रूप से दवाई दूं तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं। मां जी के लिए आप दवाई देंगे तो मां जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी समर्थ हूं डॉक्टर, उनका बेटा हूं मैं। मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूं। घर पहुंचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाई स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ जोड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज। एक गया है हमें छोड़कर, और आज मुझे सपने दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी शक्ति नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सर पर रखा और भर भराई ममतामयी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो मैंने उन्हें मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन में उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य की पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। दोस्तों, हो सकता है कि इन्हें हम देखें, हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाए। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करना है। कहानी से अगर आपको कुछ भी प्रेरणा मिलती है तो जीव मात्र पर दया कीजिए और परोपकार की भावना अपने बच्चों को अवश्य दीजिए। दोस्तों, ये थी कहानी। बहुत ही मार्मिक और दिल को छू जाने वाली कहानी थी और एक सच्ची कहानी थी।
जिसका शीर्षक था एक बेकल भिखारी, एक पागल भिखारी और एक माँ का सच्चा बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। लंबी अवश्य थी, लेकिन शायद कभी कभी कुछ कहानियां जो लंबी होती है हमें बहुत कुछ सबक दे देती है। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको कहानी लंबी लगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।